हेलो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे आरआरबी एएलपी का वैकेंसी आ गया है, जिसका ओपनिंग डेट है 20 जनवरी और क्लोजिंग डेट है 19 फरवरी। यहाँ पे आप देख सकते हैं वंदे भारत का है, लोको पायलट है। आप यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट बनिएगा। जब भी इंजन चलता है ट्रेन का तो उसमें असिस्टेंट लोको पायलट पायलट और लोको पायलट दोनों होते हैं। तो आप पहले असिस्टेंट लोको पायलट बनते हैं, फिर सीनियर असिस्टेंट, फिर आप लोको पायलट बनते हैं। तो करीब आपसे मान के चलिए 15 से 20 साल सीनियर आदमी आपके साथ रहेगा। आप दोनों को मिलके एक इंजन को चलाना है। तो ये आपका जॉब का डिस्क्रिप्शन बहुत डिटेल में हो सकता है, किस तरह का जॉब है, क्या क्वालिटी है, तो वो तो आपको एक बार जॉब खुद करके भी पता करना पड़ेगा, या फिर वो कभी किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं आपके वैकेंसीज को लेके। ये पोस्ट का नाम है असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी, लेवल 2 पोस्ट है। इनिशियल बेसिक ग्रेड पे है, इनिशियल पे है आपको 19,900। 19,900 ये इनिशियल बेसिक पे है। इसमें आपको 46% आपको डीआरएस अलाउंस चल रहा है, तो 46% आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। उसके बाद अगर आप ड्राइवर हैं तो आप सेफ्टी कैटेगरी से हैं, ऑपरेटिंग है, रनिंग में है, तो आपका 30% बेसिक ज़्यादा होता है। इस तरह से आपका फिर आप जितना रनिंग करते हैं वो आपका उस अकॉर्डिंग भी आपको रुपया मिलता है। तो इसमें अच्छा खासा सैलरी हो जाता है। वो कभी अलग वीडियो में कैलकुलेट करके हम बताएंगे, वो वेरी करता है, बट एक ठीक ठाक सैलरी होता है इसमें। तो और इसमें मेडिकल कैटेगरी सबसे इम्पोर्टेंट A1 होना चाहिए। एज 18 से 30 साल और 56,096 वैकेंसी, 5696 वैकेंसी है आपको टोटल। 5,696 वैकेंसी है मात्र। A1 मेडिकल कैटेगरी ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपको अभी लग नहीं रहा होगा, अगर आप चश्मा पहनते हैं तो आप ये फॉर्म मत भरिए, सिंपल सा बात है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये पोस्ट बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा पैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल है, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल जॉब है, मेहनती वाला जॉब है, उसका आपको पैसा मिलता है। अगर आप सोच रहे हैं आपका आई ऑलरेडी A2 है, 6/9 है, आप मेहनत करके 6/6 कर लीजिएगा, तो वो नहीं हो पाएगा। और उसके वजह से आप इस चीज़ पे फोकस करके आप बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाइएगा। तो अगर आपका A1 कैटेगरी नहीं है, फिर भी आपको लगता है कि आप अपना आई इम्प्रूव कर सकते हैं, जो कि थोड़ा बहुत हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। और अगर आप चश्मा लगाते हैं तब तो आपको फॉर्म भरना ही नहीं चाहिए। फिर भी आप फॉर्म भर सकते हैं, एग्ज़ाम दे के आप अपना देख सकते हैं आप किस लेवल पे हैं। बहुत लोग तो ऐसे भी एग्ज़ाम दे देते हैं, वो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होते, फिर भी एक्सपीरियंस लेने के लिए। तो आप दे सकते हैं एग्ज़ाम, बिल्कुल दीजिए। कम से कम CBT 1 का रियल एग्ज़ाम का तो आपको देने का एक्सपीरियंस तो होगा। 500 का फॉर्म है, 400 वापस हो जाएगा, मात्र 100 रुपये में आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो वो आप कर सकते हैं बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे बच्चे क्या होते हैं कि CBT 1 क्वालिफाई किए, 2 क्वालिफाई किए, फिर साइको टेस्ट होता है वो क्वालिफाई किए। इतना मेहनत करने के बाद, इतना टाइम इन्वेस्ट करने के बाद, पैसा खर्चा करने के बाद, मेडिकल में अगर आप एलिमिनेट हो जाते हैं तो आपको बहुत बुरा लगेगा। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आई होता है, क्योंकि आप सेफ्टी कैटेगरी में आप ट्रेन चला रहे हैं, तो पैसेंजर आपके साथ इतना है, तो वो आपको सेफ्टी कैटेगरी देखा जाएगा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और उसके बाद आप डिटेल नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़िए, कम से कम 15 से 30 मिनट एक बार पढ़ लीजिएगा, तो आप बहुत सारे चीज़ों से आपको समझ में आएगा। क्योंकि आपको पढ़ना चाहिए, जब आप रेलवे में भी जाइएगा तो बहुत सारा सर्कुलर आता है, बहुत सारा चीज़ पढ़ना होता है, तो पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। उसके बाद हम चलते हैं कि A1 के बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है मेडिकल कैटेगरी डिस्टेंट विजन 6/6। 6/6 मतलब परफेक्ट आई होना चाहिए, ठीक, मतलब ग्लास वगैरह कुछ नहीं पहनना है। नियर विजन भी अच्छा होना चाहिए। तो नियर विजन जनरली ठीक होता है, नियर विजन में नहीं है। फार विजन में आपको होता है टेस्ट, और भी बहुत तरह का टेस्ट है जो कि आपको होता है। लेकिन सिंपल आपको, अभी आप चश्मा नहीं पहनते हैं तो आप मान सकते हैं आप A1 कैटेगरी के में भी होंगे, उसमें भी आप टेस्ट करवा सकते हैं, लेकिन अभी ज़रूरी है नहीं। और अगर आप कोई सर्जरी जा चुके हैं तब तो आप एकदम होगा ही नहीं आपका, ठीक है, सिंपल सा बात है। कोई कुछ भी कहता रहे, कोई मतलब नहीं, कुछ फ़र्क नहीं। मेडिकल कैटेगरी, मेडिकल से हम रेलवे का गुजर चुके हैं, उसमें बहुत ही आपको अच्छे से देख लेगा, ठीक है, आप उससे कुछ बच नहीं सकते हैं। तो सिंपल सा है, A1 है तो प्रिपरेशन कीजिए, नहीं है तो आप एग्ज़ाम दीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए, सिंपल सा बात है। और अगर आपको लगता है तब तक इम्प्रूव हो जाएगा, आपको खुद नहीं पता A1 है कि नहीं, तब आप नॉर्मल एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्ज़ाम ये दे दीजिए, उसके बाद आप अपना चेकअप करवा लीजिएगा, फिर आप उसके स्पेशलाइज्ड में घुसिएगा। अभी तो नॉर्मल एग्जाम का CBT 1 अभी हम डिस्कशन करेंगे। ये है कि डिफरेंट कैटेगरीज में किस किस को एज रिलैक्सेशन है, ये आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो पैसा आपको 500 रुपया देना पड़ेगा अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं,
और 250 रुपया SC ST एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज़, EBC ये सबको है। और EBC और कभी भी आप ये चीज़ इंपॉर्टेंट रखिए, EBC अलग होता है, OBC और EWS अलग होता है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड बैकवर्ड क्लास अलग होता है। अगर आप फॉर्म भर दिए, 250 रुपया पे कर दिए, तो अब आप EBC में आ रहे हैं। अब आपको वो सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा उसके DB में। आप ऐसा नहीं कि अब मेरा तो सिलेक्शन हो गया, हम एक्स्ट्रा पेमेंट करके हम वापस से OBC या फिर EWS में आते, नहीं। तो आपको इन सब चक्कर में पड़ना ही नहीं, आप EBC हैं ही नहीं, मान के ही मत चलिए। नॉर्मल से, जनरल से फॉर्म भरिए। कोई तो आपको एक्स्ट्रा रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, बस आपको 50-100 रुपया कम, 250 रुपया कम लग रहा है, उससे क्या फ़ायदा हो जाएगा? कोई फ़ायदा नहीं। तो EBC आपको भरना ही नहीं, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास आप नहीं है, सिंपल सा बात है, बात खत्म। अगर आप जनरल, OBC, EWS है तो 500 रुपया दीजिए। SC ST, फीमेल, माइनॉरिटीज़ हैं, माइनॉरिटीज़ में भी जब अब कोई है उसको लगता है माइनॉरिटीज़ है, मत कीजिए, आप 500 कर दीजिए। क्या होगा, वो ज़्यादा पे कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, कम पे कीजिएगा तो फिर आपको दिक्कत होगा। और ये ऐसे भी 500 रुपया पे करें तो आपको 400 रुपया तो रिफंड हो जाएगा, मात्र आपका 100 रुपया लग रहा है। सिंपल सा बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, कोई बताएगा नहीं। फिर ये माइनॉरिटीज़ का पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे, वो आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है आप माइनॉरिटी हैं तो आप एक सर्टिफिकेट आप रेडी रखिएगा अपना, या फिर एफिडेविट आपको रेडी रखना पड़ेगा। इसमें सारा लिखा हुआ है कि आपको EBC अगर इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास है तो क्या कैटेगरी होना, क्या आपका होना चाहिए, वो सब आप देख लीजिए। रिफंड हो जाएगा आपको, एग्ज़ाम जैसे ही CBAT 1 दीजिएगा, आपको बैंक डिटेल भरने के लिए दिया जाएगा, वो आप भर दीजिएगा। EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, यहाँ पे आपको ये इस टाइप का सर्टिफिकेट रेडी होना चाहिए जब आप फॉर्म भर रहे हैं। अगर आपका सर्टिफिकेट रेडी नहीं है तो आप जनरल से फॉर्म भरिए। अगर आप EWS से फॉर्म भर भी देते हैं और बाद में जाके वो देखता है कि नहीं इसका EWS तो जिस मतलब कि ये यहाँ पे आपको लिखा हुआ है किस किस ऑफिसर से होना चाहिए, उससे नहीं है, तो आपको, अगर आप जनरल से ज़्यादा मार्क्स है तो आप जनरल में आ जाइएगा। इसी के लिए आपको डिटेल में नोटिफिकेशन पढ़ना है, तभी आपको क्लैरिटी होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्वेशन है। सिंपल सा बात है कि अगर 100 वैकेंसी है तो 10% एक्स सर्विसमैन के लिए है। रेलवे में कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में आपको अच्छे खासे एक्स सर्विसमैन दिखेंगे। तो 5696 वैकेंसी है तो आप उसमें 696 घटा दीजिए, 5000 वैकेंसी है। अभी हम उसका एकदम डिटेल डिस्कशन करेंगे रियल में कितना वैकेंसी है, ठीक है। अगर आप कहीं पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप NOC आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास NOC नहीं भी है, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते हैं, तब भी आपको बोलेगा, वो लिखवा लेगा कि आप जॉब ज्वाइन करने से पहले आपको अपना रिजिग्नेशन देना पड़ेगा। या तो आपके पास NOC है, नहीं भी है तो, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, नहीं भी है तो जब आपका जॉब लग जाए रेलवे में तो आप पिछले वाले जॉब से रिजाइन दे दीजिएगा। तो ये सब लास्ट प्रोसेस है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, CBT 1, CBT 2, फिर CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन। तो CBT 1 में क्या होगा, CBT 1 में 75 क्वेश्चन रहेगा, 75 मार्क्स का, 1/3 आपका मार्क्स कटेगा। मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस। इसके लिए आप सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करना है, GS तो नहीं, बिल्कुल नहीं। मैथमेटिक्स, रीजनिंग आपका अच्छा है, जनरल साइंस ऐसे भी आपको पढ़ना मज़ेदार होता है और पढ़ना चाहिए अच्छे से। जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होता है, ये आप अच्छे से पढ़ लिए। 10th लेवल तक लिखा हुआ है, 10th लेवल तक का ही, कहीं कोई कोर्स कुछ नहीं करना। कोई एक बुक खरीद लिया लूसेंट का जनरल वाला या अरिहंत का जनरल वाला, ऐसा नहीं सिर्फ साइंस वाला फिर उतना मोटा पढ़ रहे हैं, नहीं होगा। कोई भी उसका साइंस पार्ट अच्छे से कवर कर लिए तो आपका साइंस हो गया। जनरल अवेयरनेस थोड़ा बहुत पढ़ लिए, करंट अफेयर्स थोड़ा बहुत पढ़ लिए, आना होगा आएगा, बनना होगा बन जाएगा। मेन आपको मैथ और रीजनिंग है जो कि आपका टाइम भी खाएगा, ठीक है। तो इसका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी अलग से डिस्कस होगा। ये तो आपका फॉर्म का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं जो फॉर्म आया है। तो आप जब CBT 1 क्वालिफाई कर लेते हैं तो 15 गुना बच्चा, मतलब 5000 वैकेंसी है तो उसका 15 गुना आप जोड़ लीजिए, 15 पचे 75,000 बच्चे को CBT 2 में बुलाया जाएगा। पिछले साल तो वैकेंसी ही 60,000 था, तो यहाँ आपको 75,000 बच्चा मात्र CBT 2 के लिए क्वालिफाई होगा। फिर इसमें पार्ट A पार्ट B होगा। पार्ट A 100 मार्क्स का रहेगा, 90 क्वेश्चन। पार्ट B रहेगा 75 क्वेश्चन, 60 मार्क्स का। पार्ट A में फिर से आपका वही सब होगा, मैथमेटिक्स होगा, रीजनिंग होगा, मैथमेटिक्स रीजनिंग होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको GS नहीं है, यहाँ पे आपको GS नहीं है। मैथमेटिक्स रीजनिंग तो वो तो आपका पहले से भी प्रिपेयर है, किसी और एग्जाम का कर रहे होंगे प्रिपरेशन होगा। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा क्योंकि अगर आप टेक्निकल डिग्री प्रोसेस कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ आना चाहिए। नहीं आता है कोई बात नहीं, कोई बुक मिल रहा है, कोई कोर्स है छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं, तो वो खरीद लिए।
ये CBT 2 में जो पार्ट ए है ये आपका डिसाइड करेगा कि आपका रैंक क्या होगा, आपका सिलेक्शन, आपका कट ऑफ क्या होगा। फिर पार्ट बी जो है वो पार्ट बी 60 मिनट का होगा, 75 क्वेश्चन होगा, वो बस टेक्निकल पूछा जाएगा। आप जिस ट्रेड से हैं उसका टेक्निकल का पूछा जाएगा। अगर आपको 35% मिनिमम लाना है, जैसे 75 क्वेश्चन है तो 75 क्वेश्चन में आप 35% जोड़ लीजिए, उतना क्वेश्चन आपका सही होगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो पार्ट बी के लिए भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है। अगर आप टेक्निकल डिग्री से पढ़ें, कोई भी एक बुक या फिर कोई एक छोटा मोटा कोर्स खरीद के परचेज कर लिए, बस आपको क्वालिफाई करना है। 75 में 60 नहीं लाना है। वहाँ पे 100 में आपको 80-90 ला सकते हैं, जितना ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पार्ट बी में आपको बस क्वालिफाई करना है जस्ट। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा माथापच्ची अभी नहीं करना है। अभी तो आपको CBT 1 पे फोकस करना है। पहले पार्ट 1 में होगा तब तो पार्ट 2 का करेंगे, और पार्ट 1 का कीजिएगा तो पार्ट 2 का भी तो आपको मैथ और रीजनिंग तो रेडी है ही। बस जो थोड़ा बहुत प्रिपेयर करना है वो हम बाद में कर लेंगे। पहले CBT 1 तो पता चला पूरा हम कोर्स खरीद के बैठ गए, CBT 1 CBT 2 CBET का पूरा एक कंबाइंड कोर्स खरीद के बैठ गए। इससे कोई फ़ायदा नहीं, कोई कोर्स नहीं खरीदना। बेसिक आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वैसे ही करना है, आपका हो जाएगा। ये हो गया आपका CBT 2। इसके लिए पार्ट बी में क्वालिफाइंग टेस्ट CBT 2 होगा, तो इसमें आप इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, ये सबसे अगर आप इंजीनियरिंग किए हुए हैं या फिर ITI, डिप्लोमा, अप्रेंटिस, ये सब किए हुए हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। टेक्निकल डिग्री होना चाहिए तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आपका सिलेबस भी उसी का, अगर आप इलेक्ट्रिकल चुने हैं तो इलेक्ट्रिकल वाला सिलेबस पूछा जाएगा, वो प्रीवियस ईयर होगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। वो बस क्वालिफाइंग बेसिक होता है। बहुत लोग बहुत कम, मतलब 15, 20, 25 घंटा पढ़ के भी क्वालिफाई करना है, बस बहुत कम देर लगता है। तो आप CBT 1 क्वालिफाई कर लीजिएगा, CBT 2, फिर आएगा CBET। CBET में आपको 8 गुना बच्चा। CBET क्या होता है? साइको टेस्ट। अब आपको समझ में नहीं आएगा अभी साइको टेस्ट क्या है, अगर आप रेलवे का प्रिपरेशन है। ये सिंपल रीजनिंग टेस्ट है, सिंपल रीजनिंग टेस्ट है, एकदम बेसिक होता है, आसान होता है। तो इसके लिए अभी माथापच्ची करना है नहीं। CBT 2 के बाद आपके पास 1 से 2 महीना आपको मिलेगा ही, उसमें आप आराम से इसको 1 मंथ, 15 दिन, 1 मंथ में आपका प्रिपरेशन हो जाएगा CBET का। इसमें बस आपको प्रैक्टिस करना होता है और कुछ नहीं। ये आपका CBET हो गया, साइको टेस्ट। इसमें 8 गुना बच्चा बुलाया जाएगा, फिर बच्चा छटेगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद लास्ट में जाके मेडिकल होता है। तो इतना सब करने के बाद अगर आपका IA1 है तब आपका सिलेक्शन होगा। इतना मेहनत करने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद हम देखें लड़का का सिलेक्शन नहीं हुआ है, अच्छे अच्छे पोस्ट पे नहीं हुआ है। A2 मांगा गया जिसमें, उसमें नहीं हुआ, A1 है ये। तो आपको डरना नहीं है। अगर आपका है तब ठीक है, नहीं है तो भी आप एग्ज़ाम दे के एक्सपीरियंस लीजिए, और क्या पता तब तक अगर आपका आंख सही हो जाता तो फिर आप क्वालिफाई या फिर आप उसके मेडिकल प्रोसेस में। लेकिन जब आप इतना एग्ज़ाम क्वालिफाई करके, इतना इन्वेस्ट करके जाते हैं तो आप एक उम्मीद में जाते हैं कि आपका तो मेडिकल में होना चाहिए, वहाँ से भी छट जाते हैं बच्चे। चलिए, तो इसमें कौन कौन सा जोन्स है देखिए, 1 2 3 4 5 6, टोटल 17-18 जोन्स है। 17-18 जोन्स है रेलवे के। इसमें पूरा ये वैकेंसीज डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप किसी एक ही जोन से भर सकते हैं। अब आप देखिएगा कट ऑफ किस प्रीवियस ईयर कट ऑफ कि यहाँ इस जोन का कम था तो हम यहाँ से भरेंगे, यहाँ से भरेंगे। इस बार इसका हम डिटेल डिस्कशन आगे करते हैं, ठीक है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आप जो चुनिएगा, इंग्लिश में चुनिएगा तो आपको इंग्लिश ही मिलेगा, इंग्लिश। और अगर हिंदी चुनते तो हिंदी इंग्लिश दोनों, और अगर आप दूसरा लैंग्वेज चुनते तो इंग्लिश के साथ आपको वो भी लैंग्वेज मिलता है। और आप हाँ, असिस्टेंट लोको पायलट है, इसमें आपको मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया हुआ, मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, मतलब कि 12th ITI, अप्रेंटिस, ये सब होना चाहिए। फर्स्ट में लिखा ITI होना चाहिए। ये सब सब्जेक्ट से सिंपल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल या फिर ऑटोमोबाइल से। और अप्रेंटिस होना चाहिए, या फिर अगर आप डिप्लोमा भी किए हुए हैं ये सब से, इंजीनियरिंग से, या फिर आप डिग्री भी किए हुए हैं तो आप एलिजिबल हैं। तो मैक्सिमम टेक्निकल डिग्री जो वो लोग BTech करते हैं वो सब एग्ज़ाम भरते हैं ALP का। और अगर आपके पास टेक्निकल डिग्री है और आप वो सब्जेक्ट भी लेके आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप CS के बंदे हैं तो भी आप वो कर सकते हैं। एक बार आपको वो चीज़ डिटेल में कहीं पे देखना पड़ेगा या फिर मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपके पास टेक्निकल डिग्री तो होना ही चाहिए मिनिमम। अगर नहीं है तो फिर आप फॉर्म मत भरिए। अब देखिए अलग अलग जोन्स में अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलोर, सब जगह अलग अलग वैकेंसी है, देख सकते हैं। टोटल 5696 वैकेंसी है। अब आप बैठ के सोच रहे हैं कि आपके पास 5696 वैकेंसी, पहले ही बता दिए 696 भूल जाइए, वो एक सर्विसमैन के लिए। आपके पास बचा 5000,
5,000 में से आप किसी एक जोन से भरिएगा। आप मान लीजिए भर दिए पटना से, तो आप मात्र 38 सीट पे फाइट कर रहे हैं बस। मुजफ्फरपुर से भर रहे हैं, मात्र 38 सीट से फाइट कर रहे हैं। तो बस आपके पास वैकेंसी बहुत कम है, इस बार वैकेंसी बहुत कम है। आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि अब मेरा कैसे होगा। पहले CBT 1 क्वालिफाई हो जाए, उसके बाद देखेंगे कैसे प्रिपरेशन करना है। मैं आपकी जगह रहता, मैं NTPC का प्रिपेयर करता, मैं इसी तरह सोच रहा था, पहले CBT 1 क्वालिफाई होगा फिर हम आगे का देखेंगे, बात खत्म। CBT 1 के लिए एक्स्ट्रा हमको कुछ नहीं करना है, जो हम ऑलरेडी SSC रेलवे वगैरह के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वैसे ही करना है। तो आपके पास वैकेंसी इस बार कम है, और आप बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग मत लगाइए कि हम यहाँ से भरे वहाँ से भरे। इसमें दिमाग लगाना है, इसमें भी थोड़ा सा आप कर सकते हैं, लेकिन मोर और लेस कट ऑफ सब जगह थोड़ा बहुत ही वेरी करने वाला है, क्योंकि वैकेंसी ही कम है। बच्चे तो उतना ही भरेंगे, बच्चे तो उतना ही 5 साल से 4 साल से वेट कर रहे हैं, तो बच्चे तो भरेंगे। तो आपको अपना उस तरह से ही अपना टाइम इन्वेस्ट करना है कि बहुत ज़्यादा आपका टाइम किल ना हो जाए, और सिर्फ आप इसी में लग गए और आपका नहीं हुआ तो फिर दिक्कत है। और यहाँ पे आपको फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में आपको प्रिपेयर होना चाहिए। अगर आपका ये कैटेगरी है इस फॉर्मेट में प्रिपेयर है, या फिर आप ऑनलाइन में भी प्रिपेयर है, तो आप ऑनलाइन पहले प्रिपेयर कर लीजिए, उसके बाद वहाँ पे जाके ऑफिस में जाके आप दीजिए कि मेरा ऑफलाइन भी ऐसा हमको रेलवे मांग रहा है, तो ऐसा हमको प्रिपेयर करके दे दीजिए। वो दे देगा आपको। अभी नहीं देगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम भी अगर आप जाइएगा तो आपका वो वहाँ से आपका वो नंबर नोट कर लेता है जो सर्टिफिकेट का नंबर है, और आपको बना के दे देता है। ये जब आप मेडिकल सर्टिफिकेट टू बी ऑब्टेन फ्रॉम, ये आपको मेडिकल का फॉर्मेट भी मांगा जाएगा। ये CBT 1 में नहीं मांगता है, CBT 2 या फिर साइको के पहले आपको मांगा जाएगा। तो अभी सिंपल सा CBT 1 के लिए आपको करना है, बात ख़त्म। इसमें बहुत सारा चीज़ है, वो आपको पूरा एक बार देख लेना है। और ये मेडिकल वाला हम लोग भी बनवाए थे, ये आपको बनवाना पड़ेगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जाके, वहाँ पे टेस्ट करेगा आपको। तो वो आपको CBAT के पहले करवाना पड़ता है, वो आपको वहाँ पे जमा हो जाता है CBAT में। ये बस एक प्रिलिमिनरी है कि आप वहाँ पे प्रोड्यूस कर दिए। बहुत लोग तो पैसा दे के बनवा लिए A1, तो फिर उससे क्या होता है, मेडिकल में जाके छट जाएंगे। तो ये आपका डिटेल नोटिफिकेशन है, इसका हम डिस्कशन आपको, और आप बोलिएगा तो किस तरह से प्रिपेयर करना है वो भी हम कर सकते हैं। और सिंपल एग्ज़ाम है, सिलेबस सिंपल है, वैकेंसी कम है, बच्चे ज़्यादा हैं, एग्ज़ाम इसीलिए आपको ये टफ़ हो जाएगा। और आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पेमेंट वाला जॉब है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा पेमेंट नहीं है, नॉर्मल है। और आप सोच रहे हैं कि किस तरह से भी कहीं भी त्रिवेंद्रम में फॉर्म भर दूं और मेरा सिलेक्शन बस हो जाए। नो डाउट त्रिवेंद्रम का कट ऑफ सबसे कम जाएगा, सबसे दूर है, सबसे कम जाएगा। आपको चाहिए कि हमको श्योर शॉर्ट जॉब चाहिए, भर दीजिए वहाँ से, एकदम दूर दराज से भर दीजिए एकदम गुवाहाटी से, सबसे लास्ट डिवीज़न चले जाइए, सबसे लास्ट में वहाँ पे जाके कीजिए जॉब। फिर आप बाकी ज़िंदगी ये सोचते रहिएगा कि हम घर के पास कब आएंगे, क्योंकि सिर्फ फॉर्म भरना ही आपको एम नहीं है। आपका एम है कि हम घर के कितना पास रह सकते हैं क्योंकि फैमिली भी तो होता है, वो फैमिली से भी तो आपको कनेक्टेड रहना है ना। तो अकेले आप कितना दूर रहिएगा। और रेलवे में अगर आप ALP के पोस्ट पे हैं तो आपको छुट्टी बहुत कम मिलेगा, 3 दिन 4 दिन का छुट्टी मिलेगा, आने में ही 2 दिन लग जाएगा, जाने में 2 दिन, तो छुट्टी ख़त्म। तो इसलिए अगर आप मेडिकल कैटेगरी में नहीं हैं तो फिर आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा कोर्स वगैरह, बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं देखना है, सिंपल सा एग्ज़ाम जाके बैठना है, CBT 1 देना है, टेस्ट सीरीज लगाना है बीच बीच में, हर 10 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन पे, और देखना है कि हमको कौन कौन सा टॉपिक नहीं आ रहा, वो टॉपिक हमको प्रिपेयर करना है बस। अब बैठ के GS लेके GS पढ़ रहे हैं पूरा। अभी कोई उधर से कोर्स स्टार्ट कर देगा इंजीनियरिंग का, कोई वहाँ से साइको का, 10 तरफ से चीज़, 10 तरह का आपको बोलेगा कि मेरा कोर्स खरीद लो, ये कोर्स खरीद लो और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। किसी का कुछ नहीं, कहीं कोई कोर्स खरीदने से कुछ नहीं होगा। कोर्स कब खरीदना है, ऐसा नहीं कि नहीं खरीदना है, पहले CBT 1 के बाद, पहले CBT 1 होगा तब हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे। मेरा सिंपल सा स्ट्रेटजी यही था, मेरा प्री में हो जाएगा तो फिर हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे, बात ख़त्म। फिर हम किसी को पैसा देंगे। CBT 1 का प्रिपेयर करना है, बात ख़त्म। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।